দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ষ্টুডিঅ'ত যোৱা ২৯ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে হিন্দী দিৱস তথা প্ৰশেকৰ সামৰণি অনুষ্ঠানটি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ৰূপত পালিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে সহকাৰী অভিযন্তা জ্ঞান ৰঞ্জন সাহু ডাঙৰীয়াই অনুষ্ঠানটিত হাত ধৰে। समापन समारोह है। इस समारोह में हमारे अतिथि तथा आप सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को सादर स्वागत है। आप लोगों ने और हमारे कुछ हिंदी के प्राध्यापक जो रेडियो में भी और दूरदर्शन में भी जितना प्रतियोगिता आयोजन किया गया था उनको संचालन करने के लिए हमें सहयोग दिए हैं। इस दौरान ये 15 दिन या एक पखवाड़े के दौरान हम लोगों ने भी कुछ प्रतियोगिताएं आयोजन किए थे और ये भी संपन्न हो गए हैं। परिणाम भी इस दौरान समापन समारोह के दौरान घोषित किया जाएगा। आप लोगों का बहुत अच्छा योगदान रहा। अभी ये अवसर के ये प्रारंभ से मैं आप लोगों को सबको परिचित करवाता हूँ। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री अलेख निरंजन सहाय जी, ये अवसर प्राप्त हैं, सेवानिवृत्त हैं, प्राध्यापक डिब्रूगढ़ कॉलेज के प्राध्यापक हैं हिंदी विभाग के। लेकिन इनका एक जो ग्लोबल यानी वैश्विक परिचय है। इन्होंने अपना जीवन तो आसाम का हिंदी को दिया है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने चिकागो यूएसए में भी इन्होंने अपना अध्यापना किए हैं। इसके अलावा उनसे इन्हें ये बिहार में भी किए हैं और इन्होंने भी कुछ लेख रखे हैं यहाँ पे हिंदी में। आपका असमिया साहित्य जो है और इतिहास, खास करके इतिहास पर इनका असमिया इतिहास पर योगदान रहा है, जिसको उन्होंने हिंदी में वर्णन किया है, पुस्तक का रूपरेख दिए हैं। और उनके पास जो है हमारे यहाँ का हिंदी शिक्षण योजना डिब्रूगढ़ के प्राध्यापक श्री भास्कर बाबू जी, इनका बहुत अच्छा योगदान हमारे साथ रहा है और उनके बारे में तो आते रहते हैं, आप लोगों का परीक्षा लेते रहते हैं, तो उनसे आप सब परिचित हैं। और हमारे कार्यालय के अध्यक्ष और हिंदी कार्यान्वयन समिति आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के जो कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महोदय जो हैं रामबचन राम साहब, वो भी उपस्थित हैं। उनके पास हैं अभी प्रफुल्ल कलिता जी जो कार्यक्रम निष्पादक हैं, वो आप लोग जानते हैं। ये अभी ये जो है कार्यक्रम के विभाग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और उनके पास हैं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ पे, उनका वर्णन करना इतना ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप बहुत पहले से इनको अच्छे तरह से जानते हैं। ये यहाँ का, ये 3 साल हो गया है यहाँ पे रहते हुए तो वो श्री अमरेंद्र नाथ शर्मा जी। तो अभी मैं अनुरोध करूँगा कि अभी हम सम्मानित करेंगे एक एक करके। हमारा अध्यक्ष महोदयों को अनुरोध करता हूँ, आप चीफ गेस्ट हमारा मुख्य अतिथि को अलेख निरंजन सहाय जी, सेवानिवृत्त डिब्रूगढ़ कॉलेज हिंदी प्रमुख, उनका सानिध्य हमको मिला, ये बड़ी अच्छी बात है। हम आज इनसे बहुत अच्छा सुनेंगे। और श्री भास्कर बाबू जी प्राध्यापक और हिंदी शिक्षण योजना। और मैं अनुरोध करता हूँ सीनियर एओ जी हमारे वो अमरेंद्र नाथ शर्मा जी को, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के ये कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, जिनके बदौलत कुछ दिन यहाँ पे जो ठहर गया था हिंदी का कार्यक्रम, आज
यहाँ पे जो पखवाड़ा इस साल आयोजित हुआ है उनका इसका श्रेय उनको जाता है। तो फिर से आप लोगों को फिर से मैं स्वागत करता हूँ। तो ये हिंदी के पखवाड़े के अवसर पर मैं अभी अनुरोध करूँगा कि हमारे ये भास्कर बाबू जी सर को दो शब्द वो अभी हम लोगों को सुनाए। सबसे पहले आपको हिंदी की शुभकामनाएं। हिंदी दिवस तो निकल चुका। सभी को हिंदी की शुभकामनाएं, हिंदी में काम करने की शुभकामनाएं। आज आप जो है 1 महीने से लगातार आप प्रतियोगिताएं चल रही हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं मन लगा करके अच्छे से। 1 महीने से आप बराबर हिंदी में काम कर रहे हैं। तो सितंबर का केवल एक ऐसा महीना नहीं है जिसे हमें हिंदी में काम करना है। भारत सरकार की जो पॉलिसी है कि हमें जो भी कार्य है कार्यालय में वो अधिकतर हिंदी भाषा में हो, इसलिए अभी तक भारत सरकार ने द्विभाषिकता की पॉलिसी लागू कर रखी। स्पेशली वो गाँव क्षेत्र के लिए है। गाँव क्षेत्र ऐसे राज्य जहाँ पर पूरी हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, लिखी जाती है, उनको कोई छूट नहीं इस मामले में। अगर आप पूरा पत्र आप अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, हिंदी में आप साइन करके देते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो आपको हिंदी में ही उस पत्र का उत्तर दें। गाँव और खास क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई छूट प्रदान नहीं है। लेकिन गाँव क्षेत्र में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है कि जो टेक्निकल टाइप के लेटर हैं या कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर हैं या और भी किसी तरह के पत्राचार हैं, 45% की पूरी छूट है। 55% काम आपको द्विभाषिकता में करना ही करना है। और ये तभी संभव है जब आप केवल सितंबर माह में ना करके पूरे साल आप काम करेंगे। आज मैंने सभी लोगों के परिणाम देखे पहले से ही, साहब ने मुझे दिखाया भी, देखा बहुत अच्छा आप लोगों ने लिखा। प्रतियोगिताएं भी बहुत अच्छी हुई। परीक्षा के जो पेपर थे आपके वो भी मैंने देखे, काफ़ी लंबे थे। बहुत अच्छा मन लगा के किया। इसका मतलब ये है कि आपको जानकारी तो है, लेकिन फिर कहाँ अड़चन आ रही है आप लोगों में काम करने में। काम करिए, चूँकि आज समझाने का वक्त तो है नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार की तो द्विभाषिकता की नीति है उसको आप अपने कार्यालय में फॉलो करें। क्योंकि मैं राजभाषा विभाग से ही हूँ। मैं समय ट्रेनिंग सेक्शन देख रहा हूँ यहाँ पर पूरे अपर असम का। अपर असम में करीब 15-16 डिस्ट्रिक्ट हैं जो भी हैं। पूरा चार्ज मेरे ऊपर है, तो मुझे देखना भी है। हर कार्यालय को जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि बहुत सारी जो रिपोर्ट है वो थोड़ा सा ठीक से नहीं बनती है। कारण उसका कहाँ जाता है, क्या दिक्कत है? आप लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई राजभाषा अधिकारी नहीं है, हमारे यहाँ कोई ट्रांसलेटर नहीं है, हमारे यहाँ कोई हिंदी अनुवादक नहीं है या भी सहायक नहीं है। क्या ज़रूरी है? जब आप लोग प्रतियोगिता में इतने अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं तो क्या आप काम नहीं कर सकते? प्राइज जीतना ही हमारा कुछ लक्ष्य नहीं है। अगर आप लोग आज हिंदी सीखेंगे, कल के दिन आगे आने वाली पीढ़ी है जो, कम से कम उसे तो आप हिंदी सिखा पाएंगे। अब देखते हैं केवल ये नहीं कहता कि मातृभाषा मत सीखिए, मातृभाषा पहले, मातृभाषा सबसे पहले रखिए। असमिया है असमिया सीखिए, बंगला है बंगला सीखिए, जो जिस भाषा सीखिए वो सीखिए, उसको पहले नंबर पे ही रखिए। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग हिंदी के महत्व जरूर दीजिए। क्योंकि आप आज से यदि यहाँ से डिब्रूगढ़ से अगर कहीं बाहर जाते हैं, कोई भी मान लीजिए आपके बूढ़े माँ बाप हैं, उनको अंग्रेजी तो आती नहीं, हिंदी भी टूटी फूटी बोलते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, मान लीजिए बोल लेते हैं थोड़ा बहुत, और वो दिल्ली गए किसी कारण से, वहाँ पर तो सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी भाषी क्षेत्र में पूरा तो हिंदी में लिखा हुआ है। किससे पूछते हुए बार बार चाहिए? दिक्कत है। अधिकतर भारत में जो भी कार्य है वो हिंदी में हो रहा है। आजकल आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज तक देख लीजिए, अभी
बहुत सारे प्राइवेट कंपनी जो फ्लिपकार्ट को देख लीजिए, अमेजॉन को देख लीजिए, कहाँ की कंपनियाँ, भारत की हैं क्या? क्या ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भारत की कंपनियाँ? नहीं, विदेशी हैं। जब विदेश हमारी भाषा अपना रहा है तो हम अपनी भाषा को अपनाने में क्यों कचक रहे हैं? क्यों हम हिचक रहे हैं अपनी भाषा को लिखने में, बोलने में, सुनने में? अगर हमें बहुत आगे तक बढ़ना है तो आपको हिंदी सीखना ही पड़ेगा, हिंदी में काम तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे, इसको नहीं समझेंगे, तब तक शायद हम लोग आधे अधूरे रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग अंग्रेजी से काम नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो भारत की 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल नहीं है, फिर भी वो कई स्टेटों की राजभाषा बनी है। कितने स्टेट की राजभाषा है अंग्रेजी? देखिए, अभी नागालैंड में बनी है अंग्रेजी राजभाषा, अरुणाचल में अंग्रेजी राजभाषा बनी है। क्या हमारी 8वीं अनुसूची में है? नहीं है। लेकिन फिर भी जब हमारे अंदर अंग्रेजियत छाई हुई है तो सरकार बेबस है कि वो अंग्रेजी को छूट प्रदान करे, सिर्फ बेबस है वो। यदि आप लोग थोड़ा सा भी यदि हिंदी को बढ़ावा दे देंगे तो देखिएगा, जो हमारा टारगेट है 2025 तक सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का, हिंदी में काम कराने का, वो अवश्य पूरा होगा और हम अवश्य विजय होंगे और हम हिंदी को राजभाषा से आगे बढ़ा करके राष्ट्रभाषा के तख्ते पर जरूर ले जाएंगे। और ज़्यादा कुछ समय, क्योंकि समय भी काफ़ी वक्ता भी हैं, तो मैं फिर से बीते हुए हिंदी दिवस की और आगे आने वाले विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ आज इस हिंदी पखवाड़ा के समापन कार्यक्रम में सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत मेहनत किया और आगे भी मेहनत करिए। हिंदी को आप लोग अपने अंजाम तक पहुँचाइए कि वो राजभाषा से राष्ट्रभाषा तक पहुँचे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथि श्री भास्कर बाबू जी। इनका जो योगदान यहाँ पे है वो सराहनीय है, आप लोगों ने सुना। अभी मैं अनुरोध करता हूँ श्री A.N. सहाय जी, हमारे मुख्य अतिथि। एक अजब जोश था दूरदर्शन को ऊंचाई पर ले जाने का। बाधाएं आती जाती हैं, दूसरी बात है। अब रहा हिंदी दिवस का पखवाड़ा मनाया जा रहा है, आज समापन है, लेकिन कहने को समापन है, हर दिन हिंदी दिवस है। जैसे आसाम में लोग बोलते हैं चिर स्नेही मोर भाखा जननी, बोलते हैं ना, मतलब मेरी जो भाषा है वो चिर स्नेही हमेशा रहेगी। भाखा मतलब जिसकी जो भी मातृभाषा है वो मातृभाषा उसके लिए चिर स्नेही ही होगी। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। अगर उन्नति चाहते तो अपनी भाषा का करें। लेकिन भाखा को कहते हैं अमृत, और अमृत दूध को कहते हैं ना, तो दूध में थोड़ा सा चीनी मिला लो तो और मीठा हो जाएगा। तो उसी तरह आपकी मातृभाषा के साथ हिंदी जैसी चीनी मिला लो तो और भी स्वादिष्ट हो जाएगा, और इसका देश के एकता की भावना भी बढ़ेगी। तो हिंदी का महत्व इसलिए नहीं है कि दूसरी प्रदेशों में बोली जाती है, हिंदी का महत्व आपके भीतर राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए है। क्योंकि हिंदी शब्द जो बना है, इसका इतिहास शायद आपको पता है कि नहीं पता नहीं कर सकता हूँ, लेकिन याद कीजिए, जब विदेशों से आक्रमण हमारे देश में हुआ तो सारे आक्रमण पश्चिम की ओर से आए, और हमारे देश की सीमा सिंध प्रांत से कहलाती थी। सिंधु नदी उनको पार करना पड़ता था। जैसे गंगा किनारे वाले हो जाते हैं, तो जिस प्रांत के पास रहेंगे, ब्रह्मपुत्र के किनारे ब्रह्मपुत्र वाले हो गए हम लोग। तो उसी तरह सिंध के जो सिंधु नदी बहती है उसके किनारे जो बस्तियाँ थी, जो उसमें का बहुत बड़ी आबादी थी, उसका ऐतिहासिक महत्व है। आजकल पाकिस्तान में चला गया और बात है, लेकिन
जो आते थे उधर से आक्रमणकारी, उनकी भाषा और यहाँ भाषा में अंतर थी। जिस तरह असम में 100 को 100 बोलते हैं, कुछ शब्द ऐसा है जो 100 को 6 कैसे बोलते पता नहीं, हमको ठीक से कह सकते हैं, लेकिन बोलते हैं, कुछ बदल जाती है। तो जो बाहर के आक्रमण आए थे, आक्रमणकारी जो अरबी भाषा के लोग थे, अरब के लोग आए थे, तो अरबी भाषा में 100 हो जाता है। तो सिंधु हो गया हिंदू, और वहाँ के रहने का स्थान हो गया हिंदुस्तान, हिंदू स्थान, और वहाँ रहने वाले सारे हिंदू। तो और उनकी भाषा भी हिंदी हो गई। तो हम चाहे हिंदी बोलें या ना बोलें, हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारी भाषा हिंदी बाहर के लोग समझेंगे। सवाल है कि अपना दृष्टिकोण आप कहाँ तक रखते हैं। जैसे मैं आज पूछेगा आप कहाँ से आए हो, तो मैं कहूँगा शिवजपुर से आया हूँ। कल को पटना गए, आप कहाँ से आए हुए हैं? आसाम से आए हैं। अमेरिका गए, कहाँ से आए? इंडिया से आए हैं। कहीं मून पर जाना पड़ेगा तो बोलना पड़ेगा पूरा दुनिया से आए। तो दृष्टिकोण जैसे आप बढ़ाते हो, तो हर भाषा के प्रति इसी तरह दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, और संस्कृत से ये भाषाएं निकली हैं जिसका इतिहास 3525 वर्ष पहले से है। तो क्या हम अपनी माँ को भूल जाएं, अपनी पहचान को भूल जाएं, जिससे आगे चल के हिंदी, बंगला, आसामी भाषा के विकास हुआ? भारतेंदु के समय से ही खड़ी बोली की बात चली, लेकिन उससे पहले हिंदी नहीं तो नहीं कर सकते हैं क्या? रासो आल्हा उदल, आल्हा जो चलती है, पिछले रासों को जो चलता है उसमें भी तो हिंदी ही है। और कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ, हर भाषा के विकास तो वही हुआ। तो हमारा हेरिटेज बहुत पुराना है, हमें उस दौर को लौटना है और जन जन की भाषा हिंदी बनानी है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि सरकारी कार्य हो या व्यक्तिगत हो, संपर्क भाषा के रूप में आप जिसे जितना अपनाएंगे आपका दायरा उतना ही बढ़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि श्री सहाय जी। उनका वक्तव्य इतना अच्छा रहा। और संपर्क की भाषा है हिंदी। जन जन में हिंदी को बढ़ावा पहुंचाना है। जनमानस का और राष्ट्र का भाषा हिंदी हो। अभी राजभाषा के ऊपर में हम लोग चर्चा करते हैं, राजभाषा के ऊपर जोर देते हैं, क्योंकि हम केंद्रीय कर्मचारी हैं और हमारा कुछ कर्तव्य रहता है राजभाषा के प्रति। तो संपर्क के भाषा ये इतना अच्छा उदाहरण है कि जब कोई भी आदमी चाहे उत्तरी क्षेत्र से यहाँ आए या पश्चिम क्षेत्र से आए, या फिर अभी तो फिलहाल आप दक्षिण क्षेत्र से भी आ जाएं, तो यहाँ उनको चाहे अंग्रेजी में थोड़ा दिक्कत महसूस होगा कम्युनिकेट करने में, लेकिन हिंदी में कम्युनिकेट करने में इतना दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि आप बाज़ार में जाते हैं, जैसे बाजारीकरण का बात बोल रहे थे, उसी चीज़ को जो है, जो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी था, उसी चीज़ को अडॉप्ट किया गया कि कौन सी भाषा जो संपर्क की भाषा हो सकती है। तो आप लोगों को भी पता ही है, हम भी बाहर से हैं, जबकि हम पूर्व क्षेत्र से हैं, आप उत्तरी पूर्व के हैं। वहाँ से जब हम यहाँ आए तो संपर्क के भाषा में जो अंतर इतना लगा कि वही हिंदी ही है। अभी हम बाज़ार करते हैं तो हिंदी बोलते हैं, सब समझ जाते हैं, बोल भी देते हैं। उनका कोई हिंदी में ऐसे कोई एकेडमिक शिक्षा प्राप्त नहीं किए हैं उन्होंने, लेकिन वो हिंदी बोल लेते हैं। लेकिन अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाते हैं इसलिए कि उनको आता नहीं है। तो ये जो है भारत या हिंदुस्तान, वो जैसे कि हमारा हिंदुस्तान का नाम कैसा है, या सिंधु नदी से हिंदू कैसे हुआ, आप लोगों ने भी सुना, आप लोगों को भी मालूम है। तो जो भी पूर्व सिंधु नदी से पूर्व के तरफ जितने भी जो रीजन है टोटल, वो हिंदू, उस समय हिंदू लोगों को हिंदू बोला जाता था और वो जगह को हिंदुस्तान बोला जाता था। तो उसमें कोई धर्म का और कोई ये लोगों का जो भौगोलिक परिस्थिति में जो विविधता थी उसको इन लोगों ने उस समय कोई आंका नहीं था। ये बोला गया था जो सिंधु नदी या हिंदू नदी उन लोग उच्चारण करते थे, उसके पूर्व क्षेत्र में जो भी हैं, वो जो रीजन है वो हिंदुस्तान है।
और हाँ, शर्मा जी को मैं भी अनुरोध करूँगा वो दो शब्द बोलें। आज हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह है। इस समारोह के दौरान, इस पखवाड़ा के दौरान हम लोग सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिए थे और साथ में कुछ रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज से हम या इस समय से ही हम थोड़ा सा मन में ये प्रण ले कि कम से कम जितना हो सके हमारे कार्यालयीन टिप्पणी या आलेखन में, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो गूगल टूल्स या और भास्कर साहब ने बोला है, भास्कर बाबू जी ने, यूनिकोड लिपि, तो ये हमारा कंप्यूटर में हम डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में हमारा प्रसार नेट से भी गूगल टूल्स डाउनलोड किया हुआ है कुछ कंप्यूटर में। हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम आलेखन या ड्राफ्टिंग जो प्रारूप है वो मतलब हिंदी में करने के लिए या तैयार करने के लिए कोशिश जारी रखें। और साथ में टिप्पणी का उस दिन भास्कर बाबू साहब ने बोले थे कि वो हिंदी का वो टिप्पणी लिखने के टाइम उस समय में कुछ वर्ड काउंट भी किया जाता है और इसमें अवार्ड भी है। अवार्ड बड़ा बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को जब करना ही है, हिंदी को हमारा जब संवैधानिक कर्तव्य है, तो क्यों ना हम आज से ये अपना लें और हम कमोबेश सब ने प्रयास करें ताकि केंद्रीय सरकारी कार्यालय होने के नाते कम से कम हमारा जो रिपोर्ट जाते हैं और हम कम से कम दूसरों को बोल पाए कि हम लोग इतना % काम हिंदी में करते हैं। ये प्रण लाने के लिए मैं सभी साथियों को और अधिकारीगण को और जिसको हिंदी में थोड़ा ज़्यादा जानकारी है या कामकाज करने में माहिर है, इन लोगों को मैं अनुरोध करूँगा कि वो लोग थोड़ा आगे आके हम जो मतलब नया सीखने वाला है, इन लोगों को सहायता करें ताकि हम प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ें। और आप सबको फिर मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि सब ने हिंदी पखवाड़ा के दौरान जो आयोजित प्रतियोगिताएं थे उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। उम्मीद करता हूँ कि भविष्य काल में भी हम लोग ऐसे ही हिंदी पखवाड़ा और साथ में हिंदी दिवस का जो कार्यक्रम है पालन करते रहेंगे दूरदर्शन केंद्र डिब्रूगढ़ में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। फिर मैं अभी हमारे और साहब जो हैं कार्यालय के अध्यक्ष भी हैं और ये हिंदी कार्यान्वयन समिति या राजभाषा कार्यान्वयन समिति हमारा दूरदर्शन डिब्रूगढ़ के अध्यक्ष महोदयों को अनुरोध करता हूं कि आज अभी इस अवसर पर हम लोगों को कुछ दो बात सुनाएं। वैसे तो मुझे इस हिंदी कार्यशाला का जो पखवाड़ा चल रहा है, इस पखवाड़ा में भाग लेने का प्रथम अवसर प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जितने भी जीव हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, इंसान, हर कोई अपने आप में अधूरा महसूस करता है। अधूरा मतलब उसको कुछ अभाव है, नीड है, कुछ चाहिए उसको, और दुखी दुखी रहता है, सुख की तलाश में रहता है, कुछ विकास करना चाहता है, उन्नति करना चाहता है। तो ये सब करने के लिए वो बड़ा मेहनत करता है, दौड़ भाग सुबह से लेकर के रात तक हमेशा गतिशील रहता है और जो भी उसको समझ में आता है वो करता है। तो ये जो समझने और करने में एक संचार व्यवस्था आती है, ठीक है। और ये संचार व्यवस्था दो तरह की है। एक आंतरिक है जो अपने से संबंधित है, मतलब अपने आप खुद से क्वेश्चन पूछना कि अभी क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए और क्या एक्शन लेना है खुद से। और दूसरा उसको दो लोगों के बीच का संचार करना, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बीच में, फिर या ग्रुप में, समूह में। तो ये जो संचार व्यवस्था है, संचार व्यवस्था में वो शामिल होकर के एक दूसरे को मदद करना चाहता है
और एक कॉमन गोल, मतलब एक ही तरह का जो समझ में आता है कि आप भी खुश हम भी खुश हैं, आपका भी काम हो जाए हमारा भी काम हो जाए और हम लोग सुखी रहें। तो इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उन्नति के लिए, दुखों को दूर करने के लिए वो एक संचार व्यवस्था में काम करता है। हम एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि जैसे जो व्यक्ति एक भाषा नहीं जानता है, उसमें प्रवीण नहीं है, अगर उसको उस भाषा में बात करें तो संचार प्राप्त नहीं हो पाएगा ना। अगर वो हिंदी समझता है तो हम हिंदी में बात करेंगे, उसको समझ में आ जाएगा। तो जो हम कहना चाहते हैं वो हम कह भी सकते हैं, और जो सुनना चाहता है वो अगर सेम भाषा है तो अच्छा से समझ सकता है। तो जो संचार व्यवस्था है वो मतलब टू वे कम्युनिकेशन, मतलब आदान प्रदान प्रॉपर होगा। तो जो उद्देश्य की आप प्राप्ति करना चाहते हैं वो उद्देश्य आपको मिल जाएगा। जो कहना चाहते हैं वो कह लेंगे, और जो सुनना चाहता है वो सुन लेगा, और वो प्रॉपर वे में वो अच्छा से कम्युनिकेट होगा। तो उससे उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता मिलती है, उससे आपके दुख के निवारण में सहायता मिलती है, आपके जो उन्नति में, आपके प्रयास में, आपके जीवन के हर क्षण में आपको अच्छा लगता है कि हमें कुछ मिल गया। और अभी मैं अनुरोध करूंगा हमारे साथी लोग जो हैं, जो उस विषय पर हम होंगे कामयाब शायद, और चंदन पाठक जी और उनके साथ कुछ हमारे साथियाँ हैं, उन लोग यही गाना यहाँ प्रस्तुत करेंगे, कोरस। सभी को हिंदी दिवस के समापन समारोह में शुभकामनाएं। हम दूरदर्शन केंद्र डिब्रूगढ़ के कुछ कर्मचारी आज आपके सामने एक बहुप्रचलित गीत पेश करने जा रहे हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, गले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथियों ने बड़ा अच्छा गाना गाया, और ये हमारा संकल्प का बात बोल रहे हैं कि हम होंगे कामयाब हिंदी
को आगे बढ़ाएंगे और उसमें एक दिन भी जोड़े हैं, प्रयास हमारा जारी है। तो अभी हम पुरस्कार वितरण उत्सव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए धन्यवाद। आप अपने स्थान पे विराजमान कीजिए। ये था प्रतियोगिता का फलाफल और पुरस्कार वितरण। अभी हम समापन करने के और बढ़ रहे हैं, तो मैं अनुरोध करूँगा प्रफुल्ल कलिता जी। 14 से 29 तक जो कंपटीशन, जो प्रतियोगिता हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। 4-5 प्राइज एक आदमी मिल रहा है, किसी का 1 मिल रहा है, किसी का 2, और हम लोग का सर्टिफिकेट मिल रहा है। और प्रतियोगिता बहुत सुंदर हुआ है। हर साल हम लोग का ये कंपटीशन बहुत जोर से मनाया जाता है। इस साल थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम कम हुआ है। दूसरा साल में हम लोग का 2-3 प्रोग्राम भी होता है, आर्टिस्ट भी आता है। इस बार जो प्रतियोगिता हो रहा है वो भी बहुत अच्छा ढंग से हो रहा है। धन्यवाद प्रफुल्ल कलिता जी। अब अनुरोध करता हूँ मृदुल शर्मा जी को। सबको मालूम ही है आज हमारा जो मुख्य अतिथि है डॉक्टर सहाय साहब, और ये जो हमारा विचारक ये भास्कर बाबू साहब। तो आज इतना सुंदर से हमारा ये कार्यक्रम समाप्त हुआ और सबने इतना सुंदर से आपका इधर उपस्थित होके पूरा माहौल को एक सुंदर सा एक हिंदी दिवस का जैसे महसूस करने के दिया। तो इसीलिए सबका एक धन्यवाद देता हूँ।